हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई, उस चीज़ को हम लोग आज कवर करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले करके उसमें इलेक्ट्रोड जोड़ करके उसके अंदर से हाई वोल्टेज करंट पास कराई थी, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस लिए थे उन्होंने वो काफ़ी लो प्रेशर में गैसेस रखी थी। 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर उन्होंने गैसेस ली थी, और वोल्टेज जो था वो 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा उन्होंने वोल्टेज को रखा था। और जो कैथोड और एनोड थे वो सिंपली किसी भी मटेरियल का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और गैसेस भी उन्होंने अलग अलग तरह की इस्तेमाल की थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा था कि कैथोड रे से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही थी और वो एनोड की तरफ जा रही थी, और उन इनविजिबल रेज को उन्होंने कैथोड रेज नाम दिया। और बाद में वही चूँकि नेगेटिवली चार्ज थी इसलिए उनको नेगेट्रॉन नाम दिया जे थॉमसन ने, और बाद में यही नेगेट्रॉन जो नाम है वो एस्ट्रोनी के द्वारा चेंज कर दिया गया और वह इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग कहने लगे। और इसलिए जे थॉमसन ने बोला, चूँकि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होते हैं कि आपने इस ट्यूब के अंदर किस तरह का गैस लिया है, उसका नेचर, उसका मास, किस तरह का आप गैस लिए हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात उस पर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही साथ किस तरह का आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज है, या कैथोड ही इलेक्ट्रॉन से, अर्थात कैथोड्स ही जो हमारा है, कैथोड रेज जो है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा जे थॉमसन ने बता दिया। जे थॉमसन ने यह भी कल्पना कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन के केवल मास से जो एटम का मास है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एटम के भीतर भी कुछ ना कुछ ज़रूर और है जिसकी वजह से हमारा जो एटॉमिक मास है वो कम आ रहा है। ऐसी कल्पना उन्होंने कर ली थी और सोच भी लिया था, लेकिन उस चीज़ को उस समय खोजा नहीं गया था। हालांकि जब आप नेट में सर्च करेंगे तो प्रोटॉन की खोज जिसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसे जे थॉमसन का ही नाम उसका दिया जाता है। हालांकि जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो गोल्डस्टीन इसके पीछे नाम आएगा आपको। तो जब जे थॉमसन बहुत फेमस हो गए, जब उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हो गया और काफ़ी ज़्यादा वो हाईलाइटेड हो गए, और ये एक्सपेरिमेंट जब पब्लिकली हो गया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ बदलाव कर देते हैं, इसके अंदर जो गैस लिए थे उसको बदलाव कर देते हैं, प्रेशर जो था उसको थोड़ा घटा बढ़ा के देख लेते हैं, ये हमारा जो वोल्टेज है उसे घटा बढ़ा कर देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स आएंगे ही। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसी दरमियान में हमारे एक साइंटिस्ट हैं ई गोल्ड अस्टीन, ये 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके कुछ उसमें मॉडिफिकेशन ला करके, कुछ चेंजेस ला करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि कुछ अलग तरह के रेज हमारे सामने भी देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी मेरी कहानी यहाँ चल रही थी कि जे थॉमसन ने जैसे ही एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, जैसे ही नेगेटिव पार्टिकल्स को खोज लिया, तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में पॉजिटिव पार्टिकल की भी धारणा आने लगी। उनको लगने लगा कि भाई जब चूँकि एटम न्यूट्रल है तो नेगेटिव पार्टिकल मिल गया तो ज़रूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्टिकल है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है। तो गोल्डस्टीन ने इसी पॉजिटिव पार्टिकल की खोज, इसी पॉजिटिव रेज की खोज 1886 में कुछ बदलाव किए डिस्चार्ज ट्यूब में, और इस पॉजिटिव पार्टिकल को खोज डाला। क्या क्या बदलाव किए मैं आपको बताता हूँ। क्या बदलाव किया उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो जे थॉमसन ने गैस ली थी लो प्रेशर पर, उस प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया और प्रेशर को लगभग 10⁻⁻1 एटीएम के प्रेशर के आसपास रखा। वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम ही रखा। और उन्होंने एक और बड़ा मेजर जो है मॉडिफिकेशन हुआ यह किया कि उन्होंने कैथोड जो यहाँ देख रहे हैं उनमें बहुत सारे छेद कर दिए। कैथोड में छेद करने से इस कैथोड को हम लोग परफोरेटेड कैथोड के नाम से जानते हैं। परफोरेटेड कैथोड, चूँकि हम लोगों ने कैथोड में छेद कर दिया इसलिए छिद्रनुमा कैथोड या परफोरेटेड कैथोड के नाम से इसके जानते हैं। तो उन्होंने गोल्डस्टीन ने दो बदलाव किए। पहली कि जो प्रेशर है गैस की उसे थोड़ा बढ़ा दिया, और जो कैथोड थे उनमें छेद कर दिया। प्रेशर यहाँ बढ़ा देने से हमारा मतलब तात्पर्य हुआ कि इस ट्यूब के अंदर थोड़ी मात्रा जो है गैस की वो बढ़ गई इन कंपेरिजन टू जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया उस चीज़ को समझते हैं। अभी इस ट्यूब के अंदर कुछ गैसेज आ गए हैं, थोड़ी सी गैसेस की मात्रा बढ़ गई क्योंकि प्रेशर हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब और यहाँ पे जो हम लोग कैथोड लिए हैं उस कैथोड में छिद्र था,
पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था तो कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी जो एनोड की तरफ जा रही थी। वो इनविजिबल थी, वो दिख नहीं रही थी और वो एनोड की तरफ जा रही थी। जब यहाँ स्क्रीन लगा देते थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन या जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया जाता था, तब ये हमको विजिबल हो जाती थी। लेकिन अब गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड से तो निकल ही रही थी, अब एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही हैं और वो किधर जा रही हैं? कैथोड की तरफ जा रही हैं। एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही हैं और वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। और ये किरणें जो थीं वो विजिबल थीं, वो कलर्ड हमें कलर्ड रेज हमको दिखाई दे रहे थे। और जब यहाँ स्क्रीन लगा देते थे तो यहाँ पर भी वो ग्लो करना शुरू कर देती थी। तो उन्होंने दो बातें देखी कि पहली तो कैथोड रे से किरणें निकल ही रही हैं, कैथोड रे से किरणें निकल ही रही हैं, कैथोड रे से किरणें निकल करके वो एनोड की तरफ जा ही रही थी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी तरह की किरणें देखी कि अब एनोड से भी किरणें निकल रही हैं और वो कैथोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही थी। अब सोचा कि ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, उन्होंने सोचा। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग गैसेस की मात्रा ज़्यादा रखे हैं, तो मान लेते हैं कि एक गैसेस पार्टिकल हमारे पास है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है ऑलरेडी, चूँकि जे जे थॉमसन ने खोज डाला उससे पहले ही। तो जब हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड रेज हैं। कैथोड रेज कहाँ जा रहे हैं? कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब इसके पास अकेला ये सिंगल बच गया। अब इसके पास क्या है? और यही जो चीज़ है वो किधर जा रही है? एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, जिसे हम लोग पॉजिटिव रेज नाम देंगे। क्यों पॉजिटिव रेज इसे नाम दे रहे हैं? क्योंकि यह नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली है कि इसके पास पॉजिटिव होगा, इसलिए इसे पॉजिटिव रेज नाम दिया गया। अर्थात से इसके पास इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो इसके पास जरूर पॉजिटिव इसके पास बचा रह गया होगा, इसलिए यह जो है अट्रैक्ट होकर के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो गोल्डस्टीन ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और बताया कि गैसियस पार्टिकल ज़्यादा रहने से वो आयनाइज हो गए, और आयनाइज होने की वजह से उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होने के बाद अर्थात वो कैथोड रेज बन गया और वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब जो बचा रह गया पार्टिकल वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड्स के जो हम लोग छिद्रनुमा स्ट्रक्चर लिए थे, कैथोड में जो हम लोग छेद कर दिए थे, उसी छेद से वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और चूँकि उस छेद से वो बाहर निकल रहा है, छेद एक्चुअली वो कैनाल की तरह है, कैनाल मतलब सुरंग, तो सुरंग के जैसा है, तो वो उसी सुरंग से वो किरणें बाहर निकल रही हैं। इसलिए हम लोग इस पॉजिटिव रेज को हम लोग कैनाल रेज भी के नाम से भी जानते हैं। और चूँकि ये एनोड से निकल रही हैं इसलिए इन्हें एनोड रेज भी कहते हैं। तो हमारे पास तीन नाम हो गया, पहला पॉजिटिव रेज, दूसरा कैनाल रेज और तीसरा एनोड रेज। तो तीनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप सवाल पूछेंगे सर कि हम लोगों ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज थे, तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये प्रोटॉन होंगे। तो ये ऐसा नहीं है, सारे पॉजिटिव चार्ज, सारे कैनाल रेज और एनोड रेज जो है हमारे, वो प्रोटॉन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि गोल्डस्टीन ने देखा और जे जे थॉमसन ने भी इसको देखा कि जब हम लोग इस ट्यूब के अंदर अलग अलग तरह का गैस भरते हैं, कभी हाइड्रोजन, कभी हीलियम, कभी नियॉन, कभी आर्गन, अलग तरह का गैस भरते हैं, तो जो उनका E/m का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रहा है। अर्थात जो हमारा E/m का वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, नियॉन के लिए अलग है। इसलिए हम उस रेज को प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं, या फिर उस रेज को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू आ रहा था। पिछले वीडियो लेक्चर में जे जे थॉमसन ने दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन के केस में E/m वैल्यू जो था वो सेम रहता था, चाहे आप किसी भी तरह का गैस इसके अंदर भर दें, चाहे आप किसी तरह का इलेक्ट्रोड भर दें। लेकिन गोल्डस्टीन और जे जे थॉमसन ने दोनों ने ही इस चीज़ को पाया कि E/m वैल्यू प्रोटॉन वाला केस में अलग अलग आ रहा था। हम इसमें हाइड्रोजन भर रहे थे तो E/m का अलग वैल्यू आ रहा था, हीलियम भर रहे थे तो E/m का वैल्यू अलग अलग आ रहा था। इसलिए पॉजिटिव रेज को, जो पॉजिटिव रेज एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है, उसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते हैं। यह कंक्लूजन निकाला गया, उसे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते हैं। किसे? पॉजिटिव रेज को। कैथोड रेज को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था कि किस तरह के गैसेस ले रहे हैं, किस तरह का हम लोग एनोड इस्तेमाल कर रहे हैं या कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रेज को फंडामेंटल रेज नहीं कह सकते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट नेचर शो करता था, अर्थात उसका E/m का वैल्यू अलग अलग आता था। तो यहाँ पे आप कभी भी पॉजिटिव रेज इक्वल्स टू प्रोटॉन का नाम नहीं देंगे, पॉजिटिव रेज को आप कभी भी प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रेज अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग निकलता है।
अब आइए समझते हैं कि जे थॉमसन ने E/m वैल्यू इसका किस प्रकार से कैलकुलेट करके बताया कि क्या होता है। पॉजिटिव रेज के E/m वैल्यू को पढ़ने से पहले आइए समझते हैं थोड़ा सा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैथोड में थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे छिद्र कर दिए हैं, इसलिए इसे परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि कैथोड से किरणें निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं, ये हमारा एनोड है, और एनोड से भी कुछ विजिबल किरणें निकल रही हैं, और वो किधर जा रही हैं, कैथोड के अंदर से घुस करके, उसके कैनाल से घुस करके वो बाहर निकल रही हैं। इसलिए पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है और उन्हें एनोड रेज भी कहा जाता है, जो कि वो एनोड से निकल रही हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो रेज हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। जिस तरह से हम लोगों ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, आइए उसी तरह से हम लोग एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं या कैनाल रेज हैं या एनोड रेज हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जिस तरह से हमारी कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी। उसी तरह से ये जो हैं पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती हैं, क्योंकि वो कैथोड की तरफ अर्थात नेगेटिव की तरफ जा रही थी। इट मीन्स कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव नेचर के कहे जाते हैं। तीसरी जो ये बात है वह यह है कि ये पार्टिकल नेचर के बने, अर्थात जिस तरह से कैथोड रेज पार्टिकल नेचर शो करते थे और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो करते थे, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो करते हैं और ये शेडो कास्ट करते हैं। कोई भी मटेरियल अगर इन रेज के सामने रख देते हैं जो ओपेक बॉडी हो, जैसे मेटालिक ऑब्जेक्ट एक ओपेक बॉडी है, उसका शेडो उसके पीछे हमें देखने को मिलता था, जिससे ये साबित होता है कि वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है। और दूसरी बात जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जिस तरह से कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वह पैडल व्हील को रोटेट कर दे रहा था और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, उसी तरह से हमारा जो एनोड रेज है या पॉजिटिव रेज है वह पैडल व्हील को क्या करता था, रोटेट कर देता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। इससे साबित होता है कि वो जो पॉजिटिव रेज थे उसके पास सफिशेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। उसके बाद उन्होंने बात बताई कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते थे। अगर हमारे पास ये हमारे पास मान लेते हैं ये ट्यूब है और ये हमारे पास कैथोड है माइनस, और ये हमारे पास एनोड है प्लस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैथोड से किरणें निकलेंगी जो एनोड की तरफ जाएंगी और एनोड से भी किरणें निकलेंगी जो कैथोड की तरफ जाएंगी। अगर हम लोग कैथोड एनोड किरणों की बात करें या पॉजिटिव रेज की बात करें, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें माइनस और प्लस, तो चूँकि पॉजिटिव रेज प्लस होती हैं तो ये माइनस की तरफ इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर नहीं जाएंगी वो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होती हैं और ये मेटल के अंदर से पास हो सकती हैं, आयनाइजेशन कर सकती हैं। अभी देखा हम लोगों ने कि ये आयनाइज हो सकती थी और आयनाइज होकर के वो हमें चार्ज पार्टिकल दे सकते थे। उसके बाद इनका जो वैल्यू है E/m का वैल्यू वो छोटा होगा, क्यों होगा उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ थे। आइए समझते हैं कि जे थॉमसन ने किस प्रकार से E/m वैल्यू कैलकुलेट किया उन पॉजिटिव रेज के लिए। जे थॉमसन ने देखा कि भाई जब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अलग अलग तरह के गैस ले रहे थे तो हमें अलग अलग तरह के पॉजिटिव रेज मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग E/m वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसका हाईएस्ट वैल्यू कब हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें कब प्राप्त होगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये मास अगर हमारा सबसे लोवेस्ट हो जाए तो हमारा E/m का वैल्यू जो होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो मास सबसे कम जो उस समय मौजूद था गैस का, सबसे कम मास वाला जो गैस है वो हमारा पास हाइड्रोजन गैस है। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दिए और फिर उस हाइड्रोजन गैस को भरने के बाद देखा कि किस तरह के रेज निकल रहे हैं और उनका E/m का वैल्यू क्या था। तो समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे इस ट्यूब के अंदर एक हाइड्रोजन है। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, अभी हम लोग ये जान चुके हैं, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो होता है। तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव इसके पास एक प्रोटॉन बचा रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बचा रहेगा, बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे पॉजिटिव बचे रहेंगे। और कैथोड से एनोड चूँकि इसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो वही इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, हमारा कैथोड रेज की तरह बिहेव करेगा और वह इलेक्ट्रॉन और वो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ चलता चला जाएगा।
लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये अब किधर मूव करेगा, नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ मूव करने लगेगा, अर्थात एनोड से कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रेज निकल रहा है वो प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा है। यानी इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव रेज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, अर्थात हमारा जो पॉजिटिव रेज है हाइड्रोजन केस में वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाले केस में उसके पास सिंगल प्रोटॉन बच रहा है। तो अब अगर हम लोग इस हाइड्रोजन गैस के लिए ई बाई एम का वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जैसे थॉमसन ने हाइड्रोजन वाले केस में ई बाई एम को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे किसी भी पार्टिकल का कैलकुलेट करना हो ई बाई एम वैल्यू, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, ई बाई एम इक्वल्स टू ई अपॉन आर बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं टर्म, ई तो हो गया चार्ज, एम हो गया मास, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, आर हो गया वो रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और कोई भी रेज जो है। सो सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो ई बाई एम वैल्यू आया हाइड्रोजन के केस में, वो हाइड्रोजन के केस में वैल्यू आया प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलोम पर ग्राम। ये ई बाई एम का वैल्यू आया जो कि हाईएस्ट है किसी भी गैस के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जो गैस लिया है वो सबसे लोवेस्ट मास वाला लिया है, तो ई बाई एम का जो वैल्यू आया वो हमारा इतना आया, ये हाईएस्ट था। और इस केस में जो पॉजिटिव रेज निकल रही थी उस गैस के द्वारा, तो वो क्या थी, हमारी प्रोटॉन कहला रही थी, क्योंकि उसका सिंगल प्रोटॉन बच रहा था। इसलिए हम लोग हम लोग को अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, तो पॉजिटिव रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करेंगी, प्रोटॉन होती हैं। लेकिन अगर जनरल केस की बात करें तो पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं, चार्ज्ड आयंस होते हैं वो, चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, चार्ज्ड आयंस। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि हमारे पास नेगेटिव रेज तो पहले से ही थे, पॉजिटिव रेज भी हमारे पास देखने को मिली। और वो पॉजिटिव रेज, सबसे बड़ी बात, वो नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब उस पर डिपेंड करती हैं। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए हैं तो हमें प्रोटॉन देखने को मिला, अगर हम लोग हीलियम गैस लेंगे तो उसमें हमें पॉजिटिव रेज देखने को मिलेगा, और भी अलग अलग तरह के गैसें लेंगे तो उनका जो पॉजिटिव रेज का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो हमको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका ई बाई एम का वैल्यू हमारा अलग अलग आ रहा है। अब आइए समझते हैं कि उस पॉजिटिव रेज पे, अर्थात प्रोटॉन पे, जैसे हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन कहा जाता है, उस पर कितना चार्ज डिटरमाइन किया गया, फिर उसका कितना मास डिटरमाइन किया गया। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन उसका साइन बदल जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोगों ने कल पढ़ा था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही हमारा प्रोटॉन पर भी चार्ज रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो सबसे लोवेस्ट था, सबसे मिनिमम था इस दुनिया में, सबसे जो नून लोवेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसलिए इसको 1 हम लोग यूनिट चार्ज के रूप में भी जानते हैं। और चूँकि यह भी एक नून पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, तो इसलिए इसे 1 प्लस यूनिट चार्ज के नाम से जानते हैं। ये -1 यूनिट चार्ज, ये +1 यूनिट चार्ज है ये हमारे पास। तो +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये -1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आइए समझते हैं कि प्रोटॉन पे कितना मास होता है, इस चीज़ को कैसे पता किया गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि ई बाई एम हाइड्रोजन के केस में जो थॉमसन ने निकाला था 9.579 इंटू 10⁴। और अभी हम लोग ने देखा कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर उसी तरह से अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर सबसे ऊपर में ई लिख दें और इसको ई बाई एम से डिवाइड कर दें तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और एम जो है ऊपर चला जाएगा। तो हमें डिवाइड किससे करना है, इस वाले वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर एम का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अर्थात हमें क्या करना है, हमें करना है ई बाय एम का वैल्यू। ई हमें जानते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई बाई एम का जो वैल्यू है जो थॉमसन ने प्रोटॉन के लिए निकाला था हाइड्रोजन के केस में, वो आया था 9.7
9.579 इंटू 10⁴। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन आया। ये इसे ही कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन। इसे आप याद रखेंगे। अब आइए समझते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या होगा। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास आया था 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और अभी हम लोगों ने देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो आया वो आया मास ऑफ प्रोटॉन जो आया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/1837, जो कि आपने कल देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन में जो था वही केस यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा बड़ा है। अर्थात इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल। उसी तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है अगर उसे एएमयू में कन्वर्ट किया जाए, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना ग्राम होता है, अभी देखा हम लोगों ने 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और एक एएमयू जो होता है वो उसमें कितना मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24। दोनों कैंसिल करेंगे तो लगभग लगभग 1 एएमयू के बराबर आपका मास आएगा, और जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। अर्थात एक प्रोटॉन का जो मास है वो एक मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी, पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को भी देखा हम लोगों ने, और किस प्रकार से गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया उस चीज़ों को देख लिया। अब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें किसी एटम के अंदर मौजूद हैं, इतना पता चल गया। अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आगे जब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिल गई तो जे थॉमसन ने आगे जा कर के अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे हम लोग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उस चीज़ को हम लोग आगे लेक्चर में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है। इस एटॉमिक मॉडल के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज़ भी मिला। हालांकि यह एटॉमिक मॉडल गलत है, लेकिन उस ज़माने में ये एटॉमिक मॉडल एक क्रांति की तरह काम कर रहा था, तो ये इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब लास्टली हम लोग समझते हैं कि हम लोग प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए जो E/m वैल्यू था हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन गैस के केस में जो E/m का वैल्यू आया था वो हमारा लगभग आया था 9.579 इंटू 10⁴, जो कि सबसे हाईएस्ट था। इससे बड़ा वैल्यू आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो कि उस समय और अभी भी हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट मास वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसका जो E/m का वैल्यू जो है वो हमारा सबसे हाईएस्ट आया। ये किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब जो पॉजिटिव पार्टिकल आएंगे तो ये माना जाएगा कि इनका जो वैल्यू रहेगा E/m से वो इससे कम ही रहेगा। इसलिए ये माना जाने लगा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं जो हाइड्रोजन एटम के द्वारा जो दिया गया है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो सभी में मौजूद रहेगा। चूँकि जो हमारे पास जो मास है वो सबसे लोवेस्ट मास है। अब जो मासेस हमारे पास जो आएंगे गैसेस के वो इससे बड़े ही आएंगे। इसलिए ये जो पॉजिटिव रेज है उसमें E/m का जो वैल्यू है वो इतना मतलब कॉमन है और वो रहना ही है। तो इसलिए प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन के केस में जो प्रोटॉन हमें निकला वो एक फंडामेंटल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और इसे जो प्रोटॉन नाम दिया गया पॉजिटिव रेज को, उसे रदरफोर्ड ने इस पॉजिटिव रेज का जो नाम था हाइड्रोजन के वाले केस में उसे प्रोटॉन नाम दे दिया, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू नोन वैल्यू था और सभी केसेस में वो मौजूद रहेंगी क्योंकि मास हम लोगों ने लोवेस्ट लिया है। तो इसे प्रोटॉन नाम दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, किस तरह से पॉजिटिव रेज की खोज हुई और किस तरह से प्रोटॉन कहा गया पॉजिटिव रेज को हाइड्रोजन वाले केस में, और बाकी सारे केसेस में जो पॉजिटिव रेज होते हैं वो चार्ज आयंस होते हैं। लेकिन कैथोड रेज जो थे कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारे इलेक्ट्रॉन की तरह ही थे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से गोल्डस्टीन और जे थॉमसन ने
पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज का खोज किया। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप you guys like the video. Please do subscribe and share to your friends and colleagues. Thank you.